स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को सुप्रभात। MKPS माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल से मैं NK शर्मा। आज हम क्षितिज के अलावा हमारी जो एक सप्लीमेंट्री बुक है कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2 का जो दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमें क्या क्या सिखाया गया है। कमलेश्वर जी के द्वारा रचित ये एक व्यंग रचना है। बहुत ही सारी चीज़ों को, बहुत बड़े हमारी एक सोच को प्रभावित करने वाली ये एक व्यंग रचना है, जॉर्ज पंचम की नाक। अब स्टूडेंट, इसको समझने के लिए इस चैप्टर को ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि इसमें व्यंग किस तरह का है, कौन सा व्यंग है। जॉर्ज पंचम को जानना आवश्यक है। और नाक, आखिर नाक क्यों इसमें शब्द का प्रयोग किया है लेखक ने। नाक हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। हमने अपनी क्लासेस में मुहावरों को पढ़ते समय अक्सर एक मुहावरा पढ़ा है कि नाक कट जाना अर्थात इज्जत का चला जाना। तो नाक जो है हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और ऐसा माना जाता है कि नाक जो है एक तरह से हमारे सम्मान को प्रदर्शित करती है। इस पाठ में उसी नाक को लेकर के इज्जत या सम्मान या स्वाभिमान या आत्मसम्मान को लेकर के एक बहुत बढ़िया व्यंग लेखक ने किया है हमारे शासक वर्ग पर, जिन हाथों में हमारे देश की बागडोर है, शासन का तंत्र है, अर्थात शासन और प्रशासन, इन दोनों पर एक बहुत जबरदस्त व्यंग इस पाठ में उन्होंने किया है। जॉर्ज पंचम अंग्रेजों के एक बड़े गवर्नर रहे, बड़े अधिकारी थे। उन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए, जब हमारा देश गुलाम था, हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किए, काफ़ी अत्याचार किए और इसीलिए अंग्रेज उन्हें पसंद करते थे। और उनकी एक प्रतिमा को लक्ष्य करके लेखक ने इस पाठ को लिखा और संदर्भ भी उन्होंने लिखा, क्योंकि कमलेश्वर जी पत्रकारिता से जुड़े रहे, साहित्य जगत से तो जुड़े ही थे और उन्हें हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में कुछ एक विशेष वर्ग के जो मानसिकता के लोग थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। किस तरह की मानसिकता के लोगों को वो पसंद नहीं करते थे? जो पत्रकारिता तो करते थे मगर पत्रकारिता के वास्तविक उद्देश्य को पालन नहीं करते थे। वास्तविक उद्देश्य का वो पालन न करते हुए अपनी एक व्यावसायिक पत्रिका करते थे, अर्थात पत्रकारिता को वो सेवा भाव से न करते हुए व्यावसायिक रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से करते थे। इसका कमलेश्वर जी मानते थे कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, इसलिए वो इसका विरोध करते थे। और इस पूरे पाठ में, इस पूरे कहानी में, इस पूरी व्यंग रचना में उन्होंने इसी चीज को टारगेट किया कि हमारे शासन प्रशासन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अंग्रेजों को श्रेष्ठ मानते हैं, अंग्रेजी हुक्मरानों को काफी अच्छा मानते हैं। हिंदुस्तान की जो अच्छाई है वो उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। इस कहानी की शुरुआत कमलेश्वर जी ने इसीलिए की है। एक अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ जो थी, उनका एक दौरा कार्यक्रम तय हुआ और जब वो हिंदुस्तान और एशिया के अन्य देशों की यात्रा पर आने वाली थी तो उनके आने के कुछ महीने पहले से ही जैसे ये दौरा तय हुआ, वैसे ही हिंदुस्तान का मीडिया, भारत का मीडिया में एक वर्ग जो था उसके पास जैसे और कोई काम ही न रहा हो खबरें बनाने का, खबरें दिखाने का, उसने केवल महारानी के दौरों को लेकर तरह तरह की अनावश्यक चीजों को छापना, प्रकाशित करना शुरू किया। कौन कौन सी अनावश्यक चीजें?
कि महारानी जी आएंगी तो वो कहाँ ठहरेंगी, उनके साथ कितने लोग आएंगे, वो कौन सी ड्रेस पहनेंगी, वो उनके दर्जी की क्या विशेषता है, वो कौन सा खाना खाएंगी, कितने बजे कहाँ जाए, इस तरह का एक अनावश्यक चीजों को अपने फ्रंट पेज पर अखबारों में छापने लगे, जिसका कोई मतलब नहीं था। और न केवल ये कुछ व्यावसायिक पत्रकार ऐसा कर रहे थे, बल्कि हमारे देश का जो शासक वर्ग था वो भी अपने कई महीनों से उनके पहले से ही आने की तैयारियों में व्यस्त हो गया था। क्यों व्यस्त हो गया था? एक साधारण सी घटना है कि किसी दूसरे देश का कोई एक प्रमुख हमारे यहाँ आ रहा है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक दूसरे के देशों में लोग, शासक वर्ग के लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारे देश के जो शासक वर्ग के लोग थे, महारानी एलिजाबेथ आ रही है अर्थात और कोई काम ही नहीं रहा प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में, केवल महारानी एलिजाबेथ की स्वागत की तैयारियों में जुट गए। चलो यहां तक भी सही था, लेकिन एक ऐसी चीज और लेखक ने मार्क की, निकाला, जहां पर सारे लोगों की नजर तो नहीं जाती। लेखक ने कहा कि महारानी आ रही है भाई, आखिर हम इतने वर्षों तक इनके गुलाम रहे और हमारे गुलामी के प्रतीक कुछ सिंबल्स भी हमारे देश में थे, जैसे उन्हीं में से एक थी जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा। तो महारानी की तैयारियों में दिल्ली कुछ इस तरह से व्यस्त थी, अर्थात हमारा शासक वर्ग इतना व्यस्त था कि रातों रात नई नई सड़कें बनाई जाने लगी, जिन सरकारी बिल्डिंगों की रंग रोगन निकल गए थे उनमें नया रंग रोगन किया जाने लगा, लाइटें बदली जाने लगी, फव्वारे बनने लगे, सारी चीजें मानो पूरा दिल्ली एक विशेष आयोजन की तैयारी पर जुटा हो, ऐसा चारों तरफ दिखने लगा। अखबारों में बस वही खबरें, मीटिंग्स का दौर, अधिकारियों का बैठक। अब एक नई समस्या हमारे अधिकारी वर्ग के पास ये समस्या पैदा हो गई कि किसी ने ये बताया कि महारानी जिस रास्ते से गुजरने वाली है वहां पर एक चौराहे पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा है। अब उस प्रतिमा को कुछ लोगों ने खंडित कर दिया है, उस प्रतिमा की जो नाक थी वो नाक नहीं है, क्षतिग्रस्त है। अब उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हमारे शासकों ने, और उन्होंने कहा अच्छा महारानी आएंगी और जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की दुर्गति देख के क्या सोचेंगी, हमारे देश की क्या छवि बनेगी, इसलिए जॉर्ज पंचम की उस प्रतिमा को ठीक कराया जाए। और लेखक ने जानबूझ के नाक शब्द का प्रयोग किया ताकि वो एक व्यंग करना चाहते थे, करारा व्यंग करना चाहते थे कि किस प्रकार हमारे देश के शासक प्रशासक वर्ग ने हमारे देश के स्वाभिमान को ध्यान न दे करके एक ऐसे आताताई की मूर्ति को बनवाने के लिए इतना कई महीनों तक मशक्कत की। मीटिंग्स के दौर, बैठकों पे बैठकें हुई, उस प्रतिमा को बनाने के लिए जितना खर्च होगा हम करने के लिए तैयार हैं। मूर्तिकार के लिए टेंडर किया गया, मूर्तिकार को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। इसका बड़ा रोचक विवरण और बड़ा रोचक तरीके से लेखक ने अपने पैराग्राफ में, इस गद्य में उसको चिन्हांकित किया। और कुल मिलाकर के पूरा शासक प्रशासक कई मशक्कत के बाद एक उस प्रतिमा को ठीक करा देता है। और अंत में इन्होंने जो लिखा, बड़ा मार्मिक और बड़ा प्रभावी ढंग से कमलेश्वर जी ने लिखा कि अंत में एक जिंदा नाक लगा दी गई, अर्थात किसी भी तरह से इतना प्रक्रम करके अपनी ड्यूटी सभी ने पूरी की। तो एक व्यंग, एक लाइन यहाँ पर उन्होंने लिखी है लेखक ने कि जिंदा नाक लगाने के लिए पूरे देश भर में जब मूर्तिकार घूमता है तो उसे कोई भी नाक मिलती नहीं है कि उस मूर्ति पर लगाई जा सके। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसके पास भी अपना आत्मस्वाभिमान और आत्मस्वाभिमान है। छोटे से छोटे बच्चे की भी वो कभी हिंदुस्तान में वैसा चरित्र नहीं है जैसा जॉर्ज पंचम का था। इसलिए हिंदुस्तान में कहीं भी मूर्तिकार को ऐसी नाक नहीं मिलती। एक ऐसा गजब का इसमें उन्होंने व्यंग किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है विदेशी आकर्षण
हमारे देश में रहने वाले लोगों का विदेशों के प्रति जो आकर्षण है, विशेषकर सत्ता से जुड़े लोगों का, उस पर बहुत सटीक व्यंग किया गया है। औपनिवेशिक दौर की मानसिकता, अर्थात जो गुलामी की मानसिकता कि हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, इंग्लैंड में रहने वाले लोग ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ज़्यादा महान हैं, इस तरह का एक गुलामी की जो मानसिकता है उस पर भी व्यंग किया गया है। और साथ ही साथ व्यावसायिक पत्रकारिता का भी बहुत पुरजोर विरोध इस पाठ में लेखक ने किया है। कुल मिलाकर जब हम समग्र दृष्टि से एक सारांश के रूप में इस पाठ को देखना और समझना चाहते हैं तो वो यही है कि जॉर्ज पंचम जैसे अत्याचारी व्यक्ति की भी हमारे देश की शासन व्यवस्था पूजा करने के लिए तैयार है, सम्मान करने के लिए तैयार है। केवल उसे इंग्लैंड के लोगों को ये बताना है कि हिंदुस्तान देखो, जैसा आपने छोड़ा था वैसा ही है, आज भी वो आपको महान मानता है। तो इस तरह का एक बहुत बढ़िया चैप्टर हमने आज पढ़ा। एक व्यंग रचना है जॉर्ज पंचम की नाम। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे।